है कि ब्रेकफास्ट कर लिया तो लंच नहीं किया, सीधा डिनर कर लिया। हम्म। और लंच के बाद फिर नींद आती है ना, गिडीनेस, गिडीनेस आती है, नींद नहीं आती, गिडीनेस होती है। और अभी अच्छा आ गए हैं ये पार्क की भी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड, आपकी अच्छी है प्रेजेंस। अभी एक वही रह गई हैं आप, हाँ, राधिका। राधिका इज लेफ्ट। तो कैसे, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट? ठीक लग रहा है आपको कोऑपरेटिव जो हम डिस्कस कर रहे हैं? ऐसा यस सर। है क्योंकि हर चीज जो है आपके लिए, एवरीथिंग इज न्यू, मतलब कि बहुत कुछ है। सो मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर एंड ऑल सब्जेक्ट्स हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस। ठीक है। तो इसका एग्रीकल्चर फाइनेंस का, कोऑपरेटिव का, एक आपको जो जस्ट गेट आइडिया, ठीक है ना, एक आपको आइडिया मिलता है ना कि क्या चीज़ है ये। आप एक्सपर्ट तो नहीं बन सकते एक सब्जेक्ट ही पढ़ने से, बट इवन देन यू हैव द आइडिया कि व्हाट इज दिस। जैसे यही था, एग्रीकल्चर फाइनेंस का था। तो क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू डील विद द एग्रीकल्चर पीपल, और एग्रीकल्चर क्रेडिट के साथ आपको डील करना पड़ेगा। ठीक है ना, लोन्स तो और भी जैसे आपको पता होगा कि जो ये जितने भी हमारे जो बैंक्स पढ़े हैं हमने, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है ना, और फिर ये अभी जो कोऑपरेटिव बैंक्स जैसे ये पढ़ रहे हैं, तो ये प्राइमरली कोऑपरेटिव बैंक तो एग्रीकल्चर के लिए देते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स भी प्राइमरली एग्रीकल्चर के लिए हैं। तो ये प्राइवेट और जो कमर्शियल बैंक्स है, ये मतलब अदर देन मतलब एग्रीकल्चर इनकी इतनी प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन इनके बाकी जो आप देखते हो कि बिजनेस के बाकी लोन और क्या हो सकते हैं, जैसे इंडस्ट्री के लिए, किसी को इंडस्ट्री अपनी लगानी है, ठीक है ना, जैसे आप देखते हो कि कोई भी इंडस्ट्री लगती है, सपोज कर लो कि ये साइकिल इंडस्ट्री है, कोई भी आप इंडस्ट्री जैसे आती है, आपने यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया देखा है आपने, ये जो पठानकोट का है, माधोपुर के आसपास? हैव यू गॉन देयर कभी? यहाँ से आप निकले हो डिफेंस रोड से आगे, वहां से यस सर। जो आता है ना, एक यस इंडस्ट्रियल यस एरिया नहीं। एलोकेट किया हुआ है। ये एक पॉलिसी है जो गवर्नमेंट की, कि इंडस्ट्रियल प्लॉट्स देते हैं इंडस्ट्री जिसको अपना वहाँ पे खोलना है इंडस्ट्री, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट उसको लीज पे देती है, और उसके लिए काफ़ी फैसिलिटीज भी देती है गवर्नमेंट टू स्टेब्लिश द इंडस्ट्री। ठीक है ना, इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करने के लिए दे गिव दे सो मैनी फैसिलिटीज। और वहाँ फिर वो टैक्स एग्जम्पशन भी रहती है, जो आपको टैक्स लगता है ये इनकम टैक्स पे भी, फिर जीएसटी पे भी। वो उसका पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट, कि हमारी इंडस्ट्री डेवलप हो। जैसे हमारी एग्रीकल्चर, क्योंकि अकेला है ये तो नहीं है ना कि अकेला एग्रीकल्चर डेवलप होने से तो इकोनॉमी हमारी डेवलप नहीं हो जाएगी। साइड बाय साइड इंडस्ट्री भी डेवलप होनी चाहिए। और आपको ये मतलब थोड़ा यू मस्ट हैव द नॉलेज कि हमारे पंजाब में इंडस्ट्री का जो है प्रोडक्शन या इंडस्ट्री जो ग्रोथ है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। हमारे पंजाब में इंडस्ट्री की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया गया। उसके रीजंस भी हैं, यू मस्ट बी नोइंग द रीजंस। कोई है, मेरे को बता सकते हो कि व्हाट कैन बी द मेन रीजन फॉर दैट, इंडस्ट्री को क्यों नहीं इतना यहाँ पे फ्लरिश की जितनी एग्रीकल्चर हमारी है यहाँ पे? एनीबॉडी हैव द आइडिया अबाउट इट? क्योंकि ये जस्ट मैं आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ फॉर योर नॉलेज सेक, कि हमारी जो पंजाब में क्या क्या रीज़न, कोई बता सकते हो एनी रीज़न फॉर दैट, कुछ वन ऑफ द रीज़न? इसमें क्या है कि एक तो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर एरिया जो हमारा पड़ता है, क्योंकि मैं जो पाकिस्तान के साथ है, ठीक है ना, हमारा बॉर्डर एरिया बहुत है, जो दैट इज नियर टू दी पाकिस्तान।
तो उसकी वजह से मैं मतलब है कि इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं होती, पीपल्स आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड कि किसी टाइम वार लग गई तो हमारा क्या होगा, इसका जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं। तो ये सारे जो है ना, एक बार बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स बहुत से हैं, जैसे गुरदासपुर का एरिया है, बॉर्डर एरिया, डेरा बाबा नानक उस साइड में आता है, फिर अमृतसर के उधर भी लगता है, कालड़ा वगैरह है, फिर फिरोजपुर साइड में भी हमारा बॉर्डर लगता है। तो ठीक है ना, ऐसे जो एरिया है, तो हमारी जो ज़्यादा इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड है वो लुधियाना वगैरह में है। ठीक है ना, लुधियाना हो गया, बठिंडा हो गया, तो ये जो इधर साइड में है। तो लेकिन एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, जो दूसरी स्टेट्स में कम है। तो ये था कि ये जो है, मतलब जो बैंक्स हैं वो मतलब इसके लिए भी, एग्रीकल्चर के भी लिए लोन देते हैं, और इसके लिए इंडस्ट्री के लिए भी देते हैं, और फिर ट्रेडिंग के लिए भी देते हैं। तो ये है, दिस इज मतलब ये आपको, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट कि क्या है। ठीक है ना, तो ये मेरा था कि यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स, कि पंजाब में क्या क्या है, कैसे ये सब, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी कम है पंजाब में एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। नो डाउट कि हम एग्रीकल्चर में काफ़ी वी आर एडवांस देन अदर स्टेट्स। एग्रीकल्चर मतलब जो नेशनल जो फूड बॉल है, उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन स्टेट की बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ये था कि मैं बिफोर गोइंग टू दी मतलब दिस प्रीवियस सेशन, हम गए हैं तो हम वी वर डिस्कसिंग दिस कोऑपरेटिव, कि कोऑपरेटिव का था। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस एक पार्ट है कोऑपरेटिव का, इट्स हैज़ दी ओन इम्पोर्टेंस। ठीक है ना, कोऑपरेटिव की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो इसमें हमने जो कोऑपरेटिव्स में अभी जो मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसके बारे में पढ़ा, कि दे हैव दी डिफरेंट फंक्शंस, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो ये वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग दैट कोऑपरेटिव। और अभी क्या है कि अभी इसमें अगर आप आगे एडवांस चलें, तो इसमें कोऑपरेटिव्स में अभी मैं जो आपने देखा कि कोऑपरेटिव में प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स भी हैं। आपने देखा ना कि कोऑपरेटिव का मतलब यही नहीं है कि जो मैंने आपको लिखाया था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में यही नहीं है कि कोऑपरेटिव जो एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए, दिस इज नॉट दी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, दे प्रोवाइड द क्रेडिट ओनली। बाकी जो फार्मर्स के अपने जो कोऑपरेटिव्स हैं, उसमें बहुत से सो मेनी फंक्शंस आर देयर, फार्मिंग है, फिर प्रोसेसिंग है। आपने इसमें मैंने अभी आपको आप देखो अपनी नोटबुक, तो उसमें मैंने बताया है। तो उसको आगे वो मतलब दे आर डिस्कसिंग इन डिटेल कि क्या है। जैसे ये एक आगे फार्मर सर्विस सोसाइटी है। ठीक है ना, फार्मर सर्विस सोसाइटी है, व्हाट इज इट्स रोल, फार्मर सर्विस सोसाइटी का क्या पर्पस है, ये आपके है एक जो इसमें सिलेबस में। और देन ये है कि आपका ये फार्मर सर्विस सोसाइटी है। फिर ये प्रोसेसिंग जो सोसाइटीज हैं, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से आप कुछ समझते हैं? डू यू नो एनीथिंग अबाउट प्रोसेसिंग? आजकल प्रोसेसिंग के ऊपर सो मच इम्पोर्टेंस इज मतलब गिवन ऑन प्रोसेसिंग, क्योंकि फार्मर्स को भी कहा जाता है कि यू गो फॉर प्रोसेसिंग, आप अपने यूनिट्स लगाओ। तो एनी एनी आइडिया अबाउट, क्यों पारखी, आपको पता है व्हाट इज प्रोसेसिंग? एग्रीकल्चर में अगर हम प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो क्या है प्रोसेसिंग, से कुछ बताओगे मेरे को पारखी? Yes, sir. ये मैं प्रोसेसिंग में बताओगे कि प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? ये एक तो फार्मिंग हो गई, फार्मर फार्मिंग करता है, तो देन इज दी प्रोसेसिंग। Yes, sir. आजकल आप देख रहे हो कि प्रोसेसिंग के काफ़ी इम्पोर्टेंस है फार्म में। जो प्रोसेसिंग में कोई आइडिया आपको कुछ भी हो, एनीथिंग यू स्पीक, कुछ भी बोलो कि क्या है आपके दिमाग में, कोई तो आइडिया होगा प्रोसेसिंग का, वर्ड का, प्रोसेस करना, कुछ भी बोलो, एनी बॉडी, मतलब आप ये पार्की भी बताएगी, मतलब थोड़ा पार्टिसिपेट किया करो आप। क्योंकि ऐसे क्या है कि मैं बताता हूँ ना, तो फिर ये आपका वो डेवलप नहीं होगा अगर आप अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे।
तो क्या है एनीथिंग प्रोसेसिंग का क्या है मतलब, प्रोसेस का क्या मतलब होता है? सर कोई भी चीज क्रिएट करने के लिए जो प्रोसेसिंग होती है। हाँ वो तो ठीक है। स्वाति आप बताओ क्या है, व्हाट इज एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? वैल्यू ऑफ जीडीसी। हैं? हाँ बोलो, कुछ भी बोलो, हम ऐसे ही इसको डिस्कस करेंगे ना। आपको भी मैं सिर्फ आपको चांस देता हूँ बोलने का, कि आप कुछ भी देखो, गलत है ठीक है, कुछ तो आपके दिमाग में आइडिया होगा ना। एनीथिंग जो भी आपके दिमाग में आता है आप बोल सकते हो, उसमें क्या है, वो जरूरी थोड़ा कि आप यही माना जाता है कि आपको आता ही है ये चीज। ठीक है सर ना? एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग में तो जैसे कि जो भी हम फार्मर प्रोड्यूस करता है रॉ मटेरियल, देन उसकी हाँ प्रोसेसिंग से कुछ नई चीज प्रोड्यूस करेंगे, लाइक जूसेस, चिप्स एंड ऑल। हाँ, ये देखो देखो, ये जैसे अंकिता बता रही है कि दिस इज द गुड, मतलब आप भी इस लाइन पे। प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग क्या है कि जो, अगर एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग की बात करेंगे, तो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस एज ए रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल से यस। अगर हम कोई उसमें वैल्यू ऐड करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो दैट इज प्रोसेसिंग। एग्रो प्रोसेसिंग उसको कहते हैं, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स। जैसे सीधी सी बात यस है कि सर। प्रोसेसिंग में आपको बताऊं, एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, जो छोटी सी एग्जांपल है, कि आप जैसे दूध लेते हो, जो फार्मर है उसके पास डेयरी फार्म में दूध है। अब दूध से वो पनीर बना लेता है दूध से पनीर बना लेता है, तो वो प्रोसेसिंग ही है ना। दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ द मिल्क इनटू पनीर। तो जो अब क्या है कि जो दूध है, अब आप देखो कि दूध को उसने क्या किया कि यह जस्ट कन्वर्टेड या प्रोसेस्ड मिल्क इनटू दी दिस पनीर। और उससे क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हो गई, मतलब उसकी कीमत बढ़ गई। आप देखो, मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी, बहुत ही आप हैरान होंगे इस एग्जांपल से। आप आपसे दूध है आपका, अब आपका दूध सपोज कर लो 40 रुपीज केजी आपका दूध बिकता है, किसी फार्मर ने दूध बेच रहा है तो 40 केजी बेचता है। अब उसको रात को उसका कर्ड बना लेता है। ठीक है ना? करना क्या है, दूध को कुछ भी नहीं करना ना, दूध को गर्म करना है, उसमें वो कर्ड जो है, जाग है, वो लगानी है बैक्टीरिया डेवलप करने के लिए, और मॉर्निंग में वो दही बन जाएगा, कर्ड बन जाएगा ना। अब वो उस कर्ड को जब वो मार्केट में बेचता है, तो आप देखो, वो अगर वो 40 रुपीज है तो वो 60 रुपीज बिकता है, कर्ड जो है। तो मतलब प्रोसेसिंग करने से क्या हो गया, उसमें वैल्यू एडिशन हो गई। वैल्यू एडिशन का मतलब कीमत बढ़ गई। ठीक है ना? एडेड वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू जो एडेड हो गई, तो उस पे उसको ज्यादा इनकम आएगी। अब दूध अगर वो बेच रहा है तो उसको 40 रुपए पर लीटर बिक रहे हैं, और उसको दही बेच रहा है तो उसको 60 रुपीज बिक रहे हैं। तो यही गवर्नमेंट कह रही है कि जब आपके पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो वाई डोंट यू गो फॉर द फार्मर, इंडस्ट्री को देता है तो जो छोटे छोटे यूनिट लगा के अपनी प्रोसेसिंग करे और उस प्रोडक्ट्स को बेचे। ठीक है ना? विलेज लेवल पे, जहाँ कहीं भी अर्बन एरिया पे जैसा भी है, और उसको अच्छा पैसा मिलेगा। आप देखो कि आप घर में कितनी चीजें लेके आते हो, आपकी जो किचन है, आप देखो उसमें कि वो सारा कुछ प्रोसेस्ड चीजें हैं। क्या आप जो मसाला लेते हो, उसको भी प्रोसेस किया हुआ है। हल्दी लेते हो, उसको भी प्रोसेस किया हुआ है। हल्दी वो उगाता है, लेकिन वो बेच देता है। अगर वो उसको ग्राइंड करके बेचनी शुरू कर दे तो उसकी कीमत मिलेगी। मिर्च है, मिर्च जो होती है लाल मिर्च, आप उसको अगर वो लगाता है तो उसको प्राइस कम मिलता है, वो अपनी मार्केट में बड़े थ्रो अवे प्राइसेस पे दे आता है मंडी में। लेकिन अगर वो अपना ही छोटा सा यूनिट लगा ले, उसकी मिर्च बना ले, मतलब जो पीस के, तो उसको अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है ना? तो ये हमारी जो किचन में भी जो चीजें हैं यही है। फिर आप ये देखो, ये छोटी 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 चीजें तो फार्मर कर सकता है ना। अब बड़ी चीजें जो एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उसमें मानने वाली बात है कि उसमें हैवी मशीनरी लगेगी। तो गवर्नमेंट हैज, फार्मर हैज टू टेक द लोन एंड देन प्रोसेस एंड देन सेल। लेकिन उसमें उसका रिस्क फैक्टर बड़ा रहता है, तो उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट सामने आ जाते हैं। ठीक है ना? जैसे आपने, अंकिता ने बताया अभी चिप्स का है। अब देखो, ये एक अंकल चिप्स, जिसका नाम पहले चला था अंकल चिप्स का लिफाफा, अगर आपने अंकल चिप्स का लिफाफा देखे, तो उसमें कितने होते हैं, जो आप 20 रुपए का आजकल लेते हो, या कोई 10 रुपए का भी है भी, उसमें अगर क्वांटिटी वाइज देखें तो कितना उसका वेट होगा पोटैटो का। मेरे ख्याल नहीं वो 10 ग्राम भी होगा, 20 ग्राम।
ठीक है ना। यस सर। लेकिन आपके कितने रुपए ले लिए उसने? 10 रुपए तो ले ही लेता है ना कम से कम, और देता आपको 10 ग्राम भी नहीं है। अच्छा ठीक है, उसमें उसकी प्रोसेसिंग में कुछ पैसा लगा है, लेकिन इतना तो नहीं लगा। तो आलू जो है वो उसने जो पोटैटो लिया है वो सारा 5 रुपए किलो भी नहीं लिया होगा, 2 रुपए किलो लिया है। किलो के 2 रुपए दिए उसने, और आपसे 10 या 20 ग्राम के 10 रुपए ले लिए। ठीक है ना। तो दिस इज ऑन दी मतलब हायर साइड, क्योंकि ये नेचुरली हायर साइड पे हो गया ना। तो ये क्या है कि दिस इज दी वैल्यू एडिशन, उसमें वैल्यू ऐड कर दी। जब वैल्यू ऐड कर दी तो उसके मतलब नेचुरली उसकी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना, देयर विल बी इंक्रीज इन हिज इनकम। तो ऐसे ही ये जितने भी जो यूनिट्स हैं छोटे छोटे, वो तो कहते हैं कि फार्मर फार्मर शुड गो फॉर प्रोसेसिंग ऑफ हिज ओन प्रोड्यूस, और उससे उसकी इनकम बढ़ेगी। अब देखो आप कोई भी चीज़ का नाम लो तो उसमें एग्रीकल्चर का ही रॉ मटेरियल यूज होता है। मेरे को आप नंबर ऑफ यूनिट्स जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे हैं, आपका जिससे कॉटन है, कॉटन की देखो जो मिल्स लगती हैं तो उसमें रॉ मटेरियल तो कॉटन ही यूज होता है ना टेक्सटाइल में। ठीक है। फिर जिनिंग में जो हम लगती हैं, फिर ये आप सोयाबीन है, सोयाबीन का देखो, सोयाबीन के ऊपर, सोयाबीन को एक रॉ मटेरियल, सोयाबीन के ऊपर कितनी ऑयल फैक्ट्रीज हैं जो एक्सट्रैक्ट करती हैं ऑयल्स को, आप जितना भी रिफाइंड ऑयल खाते हो। फिर उसके बाई प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताए थे, कितने बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, सो मेनी बाई प्रोडक्ट्स आर देयर। तो वो सारे, दैट इज, ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं। मैं मतलब टॉपिक में ज़्यादा चला गया, सिर्फ इसलिए आपको बताने के लिए कि ये सब। और आप कोई भी लो, ये टी इंडस्ट्री है, चाय पीते हो आप, चाय जो है, चाय के बागान है, तो चाय को जब लेके उसकी पत्तियां जो है उसको प्रोसेस करते हैं, फिर आपके चाय आती है। हाँ, मैं कहता हूँ नंबर ऑफ घर में एक चीज़ को आप पकड़ते हो तो उसमें एग्रीकल्चर जो जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। कितना सारा सुबह से लेके शाम तक आप, कितना है मतलब खजाना है पूरा, जिस हर चीज की प्रोसेसिंग हो रही है एग्रीकल्चर की। आटा है, तो आटा क्या है, गेहूं है, गेहूं को आप उसके मिल में पीसते हो तो आटा बन जाता है, तो उसकी प्रोसेसिंग हो गई। अब गेहूं तो बिक रही है कितने, 1800 रुपये क्विंटल, और आटा बिक रहा है 3000 रुपये क्विंटल, ज्यादा ही बिक रहा है इससे भी, 3000 रुपये से भी। तो क्या उसको प्रोसेस ही की है ना, पीसा ही है ना। तो ऐसा ये है कि जितनी भी आपकी दालें हैं, अब दाल क्या है, दाल जो आपके जैसे उसको दाल मिल बोलते हैं, आपके इस एरिया में नहीं है, एमपी में दाल मिल है। जैसे चने हैं, चने चने से दाल ही बनेगी ना, चने की दाल बनती है। अब चने की दाल की मिल लगी होती है, अब वो करती क्या है, कुछ भी नहीं, उसको दो बार करके उसकी दाल बनानी है। ठीक है। तो ऐसे ही ये अरहर है, अरहर जो मैंने बताया आपको, ये पिजन पी, पिजन पी जो है उसको भी प्रोसेस करते हैं तो उसकी दाल बन जाती है। तो मेरा कहने का मतलब कि ये प्रोसेसिंग, इसको कहते हैं प्रोसेसिंग। और ये प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स, जो प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स भी हैं, ऐसे ही ऐसे फार्मिंग कोऑपरेटिव्स भी हैं। तो कहने का मतलब कि कोऑपरेटिव इज ए वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कोऑपरेटिव का। कोऑपरेटिव में हम बहुत से काम करते हैं। कोऑपरेटिव जैसे कोऑपरेटिव बैंक है आपका, यहाँ पे पठानकोट में कोऑपरेटिव बैंक है। तो ये है जो मतलब कोऑपरेटिव का एक कंसेप्ट है जो मैं आपको, प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स, फार्मिंग कोऑपरेटिव्स। ठीक है ना। फिर इसमें एनसीडीसी आ जाता है, फिर ये नेफेड आ जाता है, ये धीरे धीरे हम आगे करें। सिर्फ मैं आपको एक बताने के लिए कि आपको बेसिक पहले नॉलेज हो कि ये है। अभी हम क्या है कि नाउ वी विल डिस्कस ये फार्मर सर्विस सोसाइटी, FSS इसको बोलते हैं, FSSS, फार्मर सर्विस सोसाइटी। मतलब इसका क्या रोल है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। और फिर हम करेंगे एनसीडीसी, ये जो एनसीडीसी है ये प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स है। ठीक है ना, प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव ये। तो आज हम मतलब ये प्रैक्टिकल का ना करके ये वाला करेंगे, फिर आप आगे आपके हैं, और क्योंकि मैं अभी कर रहा था कोऑपरेटिव्स का, तो मैंने कहा कि चलो ये वी विल कंप्लीट इट कोऑपरेटिव आपको जो है। और कहीं भी आपको यू आर फ्री, और आपको ना इस चीज, इस लाइन पे थोड़ा सा सोचा करो, कुछ समझा करो कि ये क्या कंसेप्ट्स हैं, कैसे ये सब है। ठीक है।
क्योंकि मैं आप अपने इर्द गिर्द इन चीज़ों को देखोगे ना, तो तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। अब कुछ भी नहीं, वर्ड्स कुछ नहीं होते ये, लेकिन थोड़ा सा आप अटेंटिव रहोगे, थोड़ा सा अलर्ट रहो कि क्या ये सब चल रहा है मार्केट में, कैसे हो रहा है सब कुछ। तो मतलब ये गवर्नमेंट बहुत आगे आ रही है, गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द फार्मर्स कि आप अपने यूनिट्स, यू डू योर ओन प्रोसेसिंग। अपनी प्रोसेसिंग खुद क्यों नहीं करते? आपका प्रोडक्ट कोई लेके रिलायंस वाला, जहाँ जो टाटा वाला है, जहाँ ये जो बाकी जो ग्रुप्स हैं, आपके रॉ मटेरियल को लेके वो प्रोसेस करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ठीक है ना, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ना। अब ये लेस आप देख रहे हो, कोई पोटैटो आ रहा है, कोई अभी आज मैं घर पे मैंने हमने ओट्स का ओट्स मील बनाया था। ओट्स, अब ओट्स को क्या है, ओट्स में कुछ भी नहीं है, ओट्स का क्या करके उसको, ओट्स का जो जैसे आपके मैगी के पैकेट आ रहे हैं, ऐसे ओट्स के आ रहे हैं। आज मैं देख रहा था। अब वो ओट्स क्या है, ओट्स कुछ भी नहीं है, जब ही है वो ओट्स जो मैं भी फील्ड में ग्रो करवाए थे ओट्स, तो ओट्स को प्रोसेस करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है, मतलब फार्मर को इनकम ना होके, ये जो आपके कारपोरेट ग्रुप्स हैं, दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी। ठीक है ना। अभी आपका जैसे ये पेप्सी प्लांट है, ये लगा है, तो पेप्सी जो है आपके जो टमाटो टमाटो जो है, टमाटो को लेके उस केचप बनाता है आगे, जो केचप जो आप चटनी खाते हो टमाटो की, सॉस कहते हो जिसको। तो वो भी क्या है, मतलब कितने सस्ते पे टमाटो लेके आपको कितनी महंगी वो दे देते हैं सॉस। समझे ना? ये सब ये सिर्फ मेरा आपको डिटेल में बताने का था कि आपके ही प्रोडक्ट हैं, और जो जो नहीं लगा रहा, जो यस सर। कोऑपरेटिव्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इसका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट यही इसलिए बड़ी सीरियस है, लेकिन फार्मर डजंट कम फॉरवर्ड, फार्मर आता नहीं आगे इन चीज़ों को करने में, क्योंकि अभी भी ही इज अनएजुकेटेड टू सम एक्सटेंट। उसको वो चीज़ नहीं, मतलब वो ऐसे लगता है कि उसको कि मेरे साथ कुछ ऐसा रिस्क फैक्टर है कि मेरा नुकसान ना हो जाए। तो ये था। तो अभी हम डिस्कस करेंगे फार्मर सर्विस सोसाइटी। आप को कुछ पूछना है तो साथ साथ में पूछ लिया करो, कुछ भी एनीथिंग यू वांट टू आस्क, तो यू आर लिबर्टी टू आस्क एनीथिंग। कुछ भी चीज़ आपको क्लियर नहीं होती। यस सर। हाँ। तो ये फार्मर सर्विस सोसाइटी, अभी बीच में ये चले गए सज्जन सिंह, और वो नहीं है स्वाति, या स्वाति तो है पारखी। तो ये आप लिख लो फार्मर, हाँ आ गए हैं ये सज्जन सिंह। फार्मर सर्विस सोसाइटी, फार्मर सर्विस सोसाइटी, बट इज फार्मर सर्विस FSS सर्विस सोसाइटी। तो फार्मर सर्विस सोसाइटी आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रजिस्टर्ड यूनिट्स। मतलब ये क्या है कि दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रजिस्टर्ड यूनिट्स functioning on the principle of functioning on the principle of cooperation। ठीक है ना। फार्मर सर्विस सोसाइटी वेल ऑर्गेनाइज्ड है और रजिस्टर्ड होती हैं। मतलब है कि ये इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ होती है, कोई भी जो जैसे आपको गाड़ी लेते हो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है ना। आपकी भी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, आपको आधार कार्ड मिले हुए हैं, पैन कार्ड मिले हुए हैं। तो कोई भी यूनिट जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उसको लीगल एंटिटी नहीं मिलेगी, उसको कानूनी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो कोई भी चीज़ है उसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो इसको जो है ये रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये इसको कहाँ होगा, रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी, वहाँ पंजीकरण करना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास। जैसे आप व्हीकल लेते हो तो व्हीकल का पंजीकरण कहाँ होता है, वेयर इट इज रजिस्टर्ड, बताओगे? कोई आप स्कूटी लेते हो, कोई स्कूटर लेते हो, कोई कार लेते हो, तो वेयर इट इज रजिस्टर्ड? सर आरटीओ ऑफिस। हाँ, RTO ऑफिस होता है ना, रजिस्टर, इसको रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस यस ये इसको सर। बोलते हैं ना। DTO वहाँ होता है, जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, ही इज द हेड ऑफ द RTO। तो वो RTO चीज है, एनीथिंग विच यू गेट यू मस्ट गेट इट रजिस्टर्ड। अब किसी की भी कोई फर्म है, अगर उसने फर्म खोली है तो ही हैज टू रजिस्टर विद द
फर्म जो बनी है कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, उसके पास उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। ऐसे अगर कंपनी है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास उसको कंपनी को रजिस्टर, मतलब जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो ही विल नॉट गेट एनी कंपनसेशन फॉर दैट। ये है। तो इसका यह है कि फार्मर सोसाइटीज आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रजिस्टर्ड यूनिट्स फंक्शनिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। ये लिख लिया आपने। As many cooperatives are rendering as many cooperatives are rendering their services as many cooperatives are rendering मतलब होता है देना their services only to affluent farmers। affluent जो influential farmers हैं, affluent 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 farmers, ये अपनी सर्विस जो है affluent farmers को ही देते हैं। देन आगे कॉमा डाल के डालो, फिर आपको क्लियर है। द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर NCA, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, नेशनल कमीशन, हाँ नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। जब उन्होंने देखा कि ये सोसाइटीज हैं एफुलेंट फार्मर्स को सर्विस देती हैं, देन द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर स्ट्रांगली फेल्ट, उनको ये फीलिंग आई, उन्होंने ये महसूस किया, स्ट्रांगली फेल्ट दैट सेपरेट societies for meeting the needs of weaker sections, separate societies for meeting the needs of weaker sections in rural area are required। उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत है। separate societies for meeting the needs for the weaker sections in the rural areas are required। Hence with the recommendation of NCA, और फिर NCA की रिकमेंडेशन पर नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर में the FSS were organized। The FSS were organized in the year when it came into existence in the year 1971। Farmer Society were organized in the year 1971 on cooperative lines। उसका बेस क्या था? cooperative lines to provide, क्या उनका पर्पस क्या था? cooperative lines provide integrated credit services। integrated होता है इकट्ठा, बाकी और भी काम करने। integrated credit services to weaker sections of the rural area। integrated credit services to the weaker sections of the rural areas। और कौन कौन से weaker section कौन, क्योंकि पहले देखा ना कि पहली जो सोसाइटी बनी थी वो देवर फॉर द इन्फ्लुएंशियल फार्मर्स, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि जरूरत है रूरल एरिया में जो वीकर सेक्शंस लोग हैं। तो रूरल एरिया में वीकर सेक्शंस कौन से लोग होंगे? आप लिख लो पहले, स्मॉल फार्मर्स छोटे किसान, फिर लघु किसान मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स जो कृषि के ऊपर मजदूरी करते हैं, कृषि की मजदूरी करते हैं, जो एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड रूरल आर्टिशियंस कौन से होंगे? आर्टिशियंस से क्या मतलब है यार? रूरल आर्टिशियन कोई एग्जांपल बता सकते हो? यानी रूरल आर्टिशियन कौन होगा? रूरल आर्टिशियन, हाँ सर ये जो आपके जो सुना, ये लोहार होता है, देन Yes, ये जो कारपेंटर होता है, या ये जो आपके कुम्हार होते हैं जो इसके बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, दे आर yes, sir. ऑल दी। और जो कोई अगर टोकरियां बनाते हैं तो दे आर ऑल रूरल आर्टिशियंस। ठीक है ना? Okay, ये sir. सब इसलिए मैं ये आपको बड़ा मिन्यूटली बताता हूँ
क्योंकि मैं इन चीज़ों को डील किया हुआ है ना, तभी विद माय ओन एक्सपीरियंस और सब चीज़ें देखी हुई हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। कईयों को नहीं है इन चीज़ों के बारे में पता, तो और इसलिए आपको इसलिए बताता हूँ कि सिंस यू आर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, और कई आपको ये, मैं नहीं कि मैं बार बार ये चीज़ को कहता हूँ कि ये नहीं मैं कहता कि मेरे को आता है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस से ही आपको चीज़ें बता रहा हूँ। हो सकता है मेरी जगह कोई, अगर आपको कोई और मतलब इसी सब्जेक्ट को पढ़ाए तो वो नहीं करा पाएगा, उसका फॉल्ट नहीं होगा, मैं ये नहीं कहता कि उसका फॉल्ट है, बिकॉज ही डजंट हैव द एक्सपीरियंस। ठीक है ना? तो ये एक्सपीरियंस से चीज़ें आती हैं, क्योंकि मेरा रूरल टच भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यस रूरल सर। टच रहा है। आई नो डीपली, मतलब रूरल एरिया, रूरल सिस्टम को बहुत डीपली स्टडी किया हुआ है, और अभी आगे भी मैं स्टडी कर रहा हूँ। अर्बन से तो मैं है ही हूँ। ठीक है ना? तो इसलिए मैं ये चीज़ें सिर्फ एक्सपीरियंस से आती हैं, नहीं कईयों को पता वो है, दैट इज़ नॉट योर फॉल्ट और हिज फॉल्ट। ये क्या है कि बहुत सी चीज़ें बुक से नहीं आती, एक्सपीरियंस से ही आती हैं। तो नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ एसएसआर। फार्मर सर्विस सोसाइटी के इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या हैं? फर्स्ट इज टू सप्लाई ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स, टू सप्लाई ऑल टाइप्स ऑफ लोन, सब तरह के लोन देने। जैसे कौन कौन से जो लोन्स आपको बताए हैं? शॉर्ट टर्म लोन्स, मीडियम टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। टू देने किनको है? वीकर सेक्शंस को, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, वीकर सेक्शंस को लोन देना। फर्स्ट फंक्शन उसका, इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है फार्मर सर्विस सोसाइटी का, सर्विस देनी है फार्मर्स को। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट सप्लाईज ऑफ, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है उसका? टू प्रोवाइड एडिक्वेट सप्लाईज ऑफ रिक्वायर्ड इनपुट्स, adequate supply of required inputs and technical guidance, and technical guidance for their development, and technical guidance for their development। मतलब उनको इनपुट्स भी देने हैं। आपको पता ही एग्रीकल्चर में कौन कौन से इनपुट्स हैं, नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव डिस्कस्ड इट। और नेक्स्ट इज, और उसको टेक्निकल गाइडेंस भी देना है उसको, और टेक्निकल जो आपको पता है, टेक्निकल नो हाउ, उसको जो है वो ये भी बताना है कि ये काम टेक्निकली कैसे होगा। देन इज टू इनकरेज डेयरी, to encourage dairy, poultry, to encourage dairy, poultry, fishery, farm forestry, dairy, poultry, fisheries, farm forestry, and other subsidiary occupation. And सर other डेयरी, dairy, then dairy, poultry, fisheries, farm forestry, and other subsidiary occupations in rural area. Next जो उसका फंक्शन है, to make arrangements for bringing, about improvement in agriculture markets, to make arrangements for bringing about improvement in agriculture market। ठीक है ना? to make arrangements for bringing about improvement in agriculture market। Next is to mobilize deposits, and small savings from, weaker sections by providing incentive। to mobilize deposits में mobilize करना मतलब पैसा जो है लोगों से लेना। to mobilize deposits and small savings from weaker sections by providing incentives, और उनको इंसेंटिव दे के ये पैसे लेना उनसे, मतलब सेविंग में पैसा जमा करवाना। तो नेक्स्ट है ये, आप नेक्स्ट वैसे लिख लो, दिस इज नॉट द फंक्शन, नेक्स्ट जनरल है ये। द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ दीज सोसाइटी इज
The area of operation of these societies is SFDA and MFAL districts. SFDA Small Farmer Development Agency, और जो MFL है मार्जिनल फार्मर्स एग्रीकल्चर लेबर डिस्ट्रिक्ट्स, ये को डिस्ट्रिक्ट्स को उन्होंने डिमार्केटेड किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है. द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ दीज societies SFDA and MFLA districts. The sponsorship of these societies is done by the sponsorship of these societies is done by lead bank of the respective district. By lead bank of the respective district. तो यही है, इसमें थोड़ा सा और लिख लेंगे इसमें. The sponsorship for these societies is done by lead bank of the respective district. The number of directors, एक ये लिख लो बस आप. The number of directors in the board of management. सर इसी का नेक्स्ट पॉइंट है. हाँ, इसी के आगे. The number of directors in the board of management. इसमें जो सोसाइटीज के जो डायरेक्टर्स हैं, ये इसके बारे में कहा. The number of directors in the board of management varies from 9 to 13 based on the 9 to 13 based on the size of the society. तो ये था, ये है, दिस इज द, मतलब ये बड़ा शॉर्ट में मैंने दिया आपको कि व्हाट इज दिस फार्मर सर्विस सोसाइटी, ये क्या है, इसके क्या पर्पसेस है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. ठीक है ना. तभी हम शॉर्ट में वी विल डिस्कस दिस प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स. प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स क्या है, व्हाट इज देयर रोल. ठीक है. तो इसमें आप यू जस्ट राइट डाउन द टॉपिक, ये लिख लो प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स. जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज प्रोसेसिंग, तो ये प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स इज ए सेपरेट, इनका रहता है सेटअप, प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव. तो आगे लिख लो इसमें आप इंडिया बीइंग एन अग्रेरियन इकोनॉमी. अग्रेरियन इकोनॉमी मतलब इसकी जो बड़ी वाइड स्प्रेड इकोनॉमी है. इंडिया बीइंग एन AGRARIAN अग्रेरियन इकोनॉमी. इंडिया बीइंग एन अग्रेरियन इकोनॉमी. प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो इसके बारे में मैंने बात काफी आपको एलैबोरेट बताया. प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज ऑफ vital important. Vital होता है most important. India being an agrarian economy, processing of agriculture produce is of vital important. Processing of agriculture produce is of vital importance. It is not only help in value addition, जो मैंने बोला था ना आपको कि इसमें value addition हो जाती है. It doesn't help in value addition, but also in
जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आल्सो इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है ना। क्या कि जब प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा आपके इस एरिया में, जैसे एक पेप्सी का प्लांट लगा हुआ है माधोपुर में, तो वहाँ पे यस सर। पेप्सी वाले जो है वो प्रोसेसिंग करते हैं उसमें। इसका फ्रूट जूस वगैरह भी बनाने थे, क्योंकि ये बीच में कोविड का चक्कर आ गया, तभी वो फुल फ्लैज नहीं चला, तो उसमें ये सॉस भी बनाने हैं, जूसेस भी बनाने हैं, ठीक है ना। तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स जो है ये भी करने हैं। अब वहाँ से कितनी एम्प्लॉयमेंट हुई है, ठीक है ना, वैल्यू एडिशन तो वही है, लेकिन अदर देन दैट वहाँ पे कितने जो एम्प्लॉइज रखे गए हैं, सो मैनी एम्प्लॉइज हैव बीन एंगेज देयर। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होती है। एंड एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एंड एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ता है, हमारा जो निर्यात है, जो हमारा निर्यात है, जो चीज़ हम बाहर भेजनी है वो भी हमारा एक्सपोर्ट। अगर अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, व्हाट विल बी द बेनिफिट टू अस, कोई बताओगे एनीबॉडी। सर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो नेशनल इनकम रेज एक्सपोर्ट का करेगी। हमारा कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। सर नेशनल इनकम पे पड़ेगा। हाँ, नेशनल इनकम तो है ही है, मेनली पता क्या है इसमें, ये ठीक है आपका वो तो, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है। आप थोड़ा सा वो आपके बियॉन्ड है थिंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मींस कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो यस एक्सपोर्ट सर। करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉरेन करेंसी मिलेगी, ठीक है ना। कोई भी यहाँ का कोई जो एक्सपोर्टर है, अब उसने इसको कह लो जैसे बासमती राइस अभी भेज रहे हैं बाहर, जाएगा गल्फ कंट्रीज में या कहीं जाएगा, तो वहां से फॉरेन करेंसी आएगी, डॉलर्स आएंगे, क्योंकि वो पैसा यहाँ जो उसको आएगा वो डॉलर्स में आएगा, ठीक है ना। जैसे कई लोग बाहर गए हैं तो वो डॉलर भेजते हैं, तो डॉलर भेजते हैं तो अल्टीमेटली हमारे कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है। यस फॉरेन सर। एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है, तो उसी के अगेंस्ट ही हम इंपोर्ट करते हैं। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो फिर हमें डॉलर देने पड़ेंगे, वी हैव टू गिव दी। जैसे आप कोई यहाँ का इंपोर्टर है, वो कहता है कि मेरे को बाहर से कोई चीज़ मंगवानी है, रॉ मटेरियल मंगवाना है, तो उसको डॉलर भेजने पड़े, तो डॉलर कहाँ से लेगा, वो बैंक से लेगा, जहाँ हम गवर्नमेंट के पास अप्रोच करेगा। तो अगर हमारे पास डॉलर्स होंगे तो देंगे ना, डॉलर हम यस बना सर। कहाँ से लेंगे, ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस नहीं है तो देयर विल बी इम्बैलेंस। अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो हमारा क्या है, डेफिसिट हो जाएगा, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएगा, उससे हमारी जो है नेशन की मतलब है कि जिसे वो एक तरह का वो मतलब बदनामी हो जाती है कि इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है। तो दे, क्योंकि वह इंपोर्टर फिर इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू इंपोर्ट दी एनी मटीरियल रिक्वायर्ड। तो ये है, दिस इज दी, मतलब ये कह रहा है कि दे आर आल्सो इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एनसीडीसी, ये आगे आप लिखो एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एनसीडीसी हैज बीन प्रमोटिंग cooperatives involved in NCDC has been promoting cooperatives involved in processing of food grains, plantation crops and oil seeds by providing financial assistance through state governments. NCDC has been promoting cooperatives involved in processing of food grains, जो मैंने आपको बताया था। हाँ, plantation crops, then this oil seeds, by providing financial assistance through state governments as well as directly to the processing societies. Through state governments as well as directly to the processing societies to meet the need of these cooperatives.
तो मतलब एनसीडीसी का ये रोल है प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स में. एनसीडीसी हैज बीन प्रमोटिंग कोऑपरेटिव्स इन्वॉल्वड इन प्रोसेसिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, प्लांटेशन क्रॉप्स एंड ऑयल सीड्स बाय प्रोवाइडिंग. क्या करती है एनसीडीसी? एक तो फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट. वो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगी और स्टेट गवर्नमेंट आगे जो है वो कोऑपरेटिव्स को देगी एज वेल डायरेक्टली टू द प्रोसेसिंग सोसाइटीज. और फिर जहाँ डायरेक्ट भी दे देती है वो प्रोसेसिंग सोसाइटीज टू मीट द नीड्स ऑफ दीज कोऑपरेटिव्स, इनकी नीड्स को मीट करने के लिए. तो एलिजिबल कोऑपरेटिव आगे आप लिख लो, एलिजिबल कोऑपरेटिव सोसाइटीज. एलिजिबल कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन कौन सी होंगी इसमें? हु विल बी एलिजिबल फॉर दिस एनसीडीसी? एनसीडीसी प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू, एनसीडीसी किनको देगी असिस्टेंस? टू प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट. NCDC provides assistance to primary districts and state level cooperatives and state level cooperatives. Sir, NDC? NCDC provides assistance to primary districts and state level cooperatives either directly or through state government. तो नेक्स्ट इज इसके अंदर एक्टिविटीज असिस्टेड. एक्टिविटीज मतलब किस किस काम के लिए ये हेल्प करती है एनसीडीसी? एक्टिविटीज असिस्टेड. एक्टिविटीज आप ऊपर लिख लो, एक्टिविटीज असिस्टेड. फर्स्ट इज मार्जिन मनी एंड वर्किंग कैपिटल. मार्जिन मनी एंड वर्किंग कैपिटल. मार्जिन मनी क्या होता है? जैसे आपको कोई यूनिट लगाना है तो अगर आपके पास आपको 100 रुपये चाहिए तो 25 रुपये आपको डालने पड़ेंगे, 75 रुपये जो है वो बैंक देगा. इसको कहते हैं मार्जिन मनी. एंड वर्किंग कैपिटल आपको पता है, वर्किंग कैपिटल कोई भी यूनिट, जैसे कोई आपका ये कोई भी यूनिट है, जैसे मैंने पोटैटो का ही बताया, चलो पोटैटो प्रोसेसिंग का, तो उसमें जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या है? पोटैटो. पोटैटो जो है, पोटैटो का जो रॉ मटेरियल है वो उसको परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए जो पैसा चाहिए उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं. वर्किंग का पता ही है, वर्क करना. कैपिटल मतलब पूंजी, काम करने के लिए जो पूंजी चाहिए. काम करने के लिए पूंजी मतलब रॉ मटेरियल जो चाहिए. मशीनरी जो है वो वर्किंग कैपिटल में नहीं आती. तो मार्जिन मनी एंड वर्किंग कैपिटल. सेकंड इज एक्सपेंशन. सेकंड किसके लिए वो देंगे? एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन. एक्सपेंशन करना उसका यूनिट का, मॉडर्नाइजेशन करनी. देन रिहैबिलिटेशन. रिहैबिलिटेशन दोबारा पुनर्निवास करना, जो पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स. तो नेक्स्ट इज मोड ऑफ फंडिंग. तो मतलब जो पैसा है ये कैसे दिया जाता है? मोड ऑफ फंडिंग. तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया. फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट और डायरेक्टली टू द एलिजिबल कोऑपरेटिव्स. स्टेट से किया जहाँ डायरेक्ट दे देते हैं इसको पैसा. तो नेक्स्ट है कि ज़्यादा ना करते हुए इसमें ये आ गया. फिर आ गया क्वांटम ऑफ असिस्टेंस. कितना मतलब पैसा देंगे? क्वांटम ऑफ असिस्टेंस. क्वांटम होता है क्वांटिटी, क्वांटम ऑफ असिस्टेंस. तो इसके अंडर आप लिख लो, इट वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी. मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, जो भी वो प्रोसेसिंग, किस तरह का प्रोसेसिंग यूनिट है. वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी and up to 90 to 95% of the total cost, and up to 90 to 95% of the total cost. However, in case of
नहीं ये रहने दो, ये आपको समझ नहीं आएगा। तो आगे आप लिख लो, एनसीडीसी इज ए implementation agency. NCDC is a implementing agency for the following centrally sponsored scheme. तो कौन कौन सी स्कीम्स हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक एक तो ये लिख लो आप, प्राइम मिनिस्टर, पीएम, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ, FORMALISA, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम। प्राइम मिनिस्टर पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं पीएम FME। पीएम का प्राइम मिनिस्टर बन गया, और फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज का FME, पीएम FME स्कीम। तो बस इस तो यही था, दिस इज द ये होल्ड ऑन। तो ये दिस वाज दी, मैं जो मैंने आई वांटेड टू डिस्कस विद यू कि अभी क्या, व्हाट वाज द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव। तो अभी हमने वी आर डिस्कस्ड फूड प्रोसेस, ये सारी प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स, ठीक है ना, प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स क्या है। यस तो सर। अभी हाँ, तो वी फिनिश इट हियर, अभी ये इतना ही करेंगे, फिर अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड, ज़्यादा करेंगे ना। फिर आगे यस हमारे कुछ दो तीन चीज़ें इसमें रह जाएंगी। एक फार्मिंग कोऑपरेटिव्स है, वो डिस्कस करेंगे, और एक दो चीज़ें और हैं इसमें, जो नेफेड, जो मैंने सुबह बात की थी आपको, नेफेड क्या होता है। तो वो ये एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सिस्टम पे बेस हैं, तो उसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे। देन दिस कोऑपरेटिव जो आपका है कंप्लीट हो जाएगा, और भी कुछ देखेंगे, और कुछ करने वाला होगा। तो वी फिनिश इट देयर, दिस इज टू मच कि आपके दो इसी पे कोऑपरेटिव्स पे लिए। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है ना, कुछ ना सर, कुछ तो। हाँ बोलिए। सर वो बैलेंस शीट वाला टॉपिक जो था ना, हाँ हाँ। सर वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने खुद भी ट्राई करके देखा उस दिन आपका लेक्चर, मैंने आपका लेक्चर भी देखा नेट पे, पर वो अच्छा फिर अच्छा। भी मेरे को क्लियर नहीं हो रहा। तो कोई नहीं, उसका एक बार फिर कर लेंगे। मतलब एक तो उसमें है कि व्हाट इज बैलेंस शीट, ठीक है ना, बैलेंस शीट क्या होती है। ये सर वो तो फिर सिंपल उसमें है कि डेफिनेशन आएगी, फिर असेट्स उसके क्या है, आगे जो है। लायबिलिटीज क्या है। कोई नहीं, एक बार मैं उसका आगे नेक्स्ट जो आता है ना, जब यस बीच सर। में ये थ्योरी पीरियड में उसको ले लेंगे, ठीक यस है ना। सर। असेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, फिर करंट असेट्स क्या हैं, करंट लाइबिलिटीज क्या हैं, फिर ये यस आपके जो है ये करंट रेशियो क्या है, ठीक है ना, फिर ये नेट वर्थ क्या है, यही चीजें हैं ना उसमें। फिर डेट यस इक्विटी, सर, ये बहुत कंफ्यूज कर रही हैं। हाँ, तो डेट इक्विटी रेशियो क्या है। तो ये सब चीजें मैं आपको बता दूंगा, दिस इज ऑन ये माई। सर ये प्रैक्टिकल में भी है ना, तो फिर हाँ, मैं, प्रैक्टिकल में भी है, तो यही वही मैंने मैं कह सोचा रहा हूँ। क्लियर कर लूं एक बार फिर। हाँ नहीं, मैं आई विल सर्टेनली लेट यू नो डिटेल में, मैं जैसे जैसे आपको लगे ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये ठीक यस है सर। आपका कि दिस इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यस ये इसलिए है कि मैं तो बैंक में था, तो मैं तो करता रहता था ना एनालिसिस। तो आपके यस लिए तो दिस इज ए न्यू कंसेप्ट, एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जरूर आइडिया बैठना चाहिए कि बैलेंस शीट होती क्या है, यस सर। असेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं। तो आई विल सर्टेनली टेल यू इन द नेक्स्ट। अभी आपका आ जाता है जैसे मंडे को,
ठीक है ओके ना। सर। मंडे को जब भी ये अगर जब ये एग्रीकल्चर फाइनेंस का आता है तो यस सर। आई विल सर्टेनली डिस्कस। तो ऐसे मेरे को ओके। बता दिया करो कोई भी जो टॉपिक है, क्योंकि अभी हम इसको वी विल फिनिश आवर सिलेबस, तो हम इसमें रेपिटेशन कोई भी आपको टॉपिक्स जो कोई लगा है ऐसा। यस सर, डाउट्स वाले टॉपिक आप हाँ, करवा तो दो। वो मेरे को आप बताना, वी विल डिस्कस इट। वो सब यस हम सर। पार्टिसिपेट करेंगे ना, नो प्रॉब्लम इन यस। दैट। तो वी फिनिश हेयर नाउ ना। ठीक है, 1 मिनट अटेंडेंस आई कुडंट टेक। ओके देन, थैंक यू। यस सर।